मतलब मुझे कभी कभी ये लगता है विवेक भाई, कि जैसे मोदी जी जब चाइना से आए तो अगर वो भाग के सीधे चले जाते पंजाब तो लगता कि कंसर्न है। वो भाग के पहले गए बिहार, अपना रोना गाना शुरू किए, वही घिसी पिटी बातें। मतलब ये कभी कभी ये लगता है ना कि जैसे ही इज नॉट बॉदर्ड, जो हो रहा है होने दो। अ, मैं एक चीज और जो प्रोफेसर अखिल ने कहा, मैं उस पर इसलिए टिप्पणी कर दूं कि दर्शकों को पता रहना चाहिए। विदेश नीति की बात हो रही है, किसी ने पूछा नहीं कि इस देश का विदेश मंत्री वो गया ही नहीं चीन, और इस ग्राउंड पे नहीं गया कि उनकी तबीयत खराब है। आप क्या सोच सकते हैं कि इस देश का विदेश मंत्री एससीओ की मीटिंग जहां पे प्रधानमंत्री जा रहा है उसकी तबीयत खराब है? मतलब खांसी है, जुकाम है, हरारत है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, आंख में दर्द है, कान में दर्द है, कुछ तो बताइए। नहीं, उनकी तबीयत खराब। तो ये सब जो झूठी बातें करके, और मैं हम सब लोग यहाँ पे जो हैं, हम सबकी कभी तबीयत खराब रही है, हम सब लोगों ने प्रतिकूल उसमें आपने काम किया। अगर इस तरह की इंपॉर्टेंस है तो आपने, चाहे वो बुखार 106 हो और चाहे आप चल ना पा रहे हो, इस देश का जवान जब सीमा पे लड़ता है तो वो चलने में अक्षम रहता है और पता है कि मर जाएंगे तब भी वो जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। अगर एस जयशंकर इतने बीमार हैं तो उनको इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था। अगर वो जाने की स्थिति में, अगर हिलने डुलने की स्थिति में नहीं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये काहे के लिए देश के साथ वो कर रहे हैं? खैर, मैं विवेक साहब एक चीज पूछ लूं, आप एक तो टिप्पणी में करिए, लेकिन हर एक चीज का कुछ फायदा होता है। बिहार में मैं हरदम ये मानता हूं कि बिहार में जो अभी वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने की, उसका सबसे बड़े बेनिफिशियरी नीतीश कुमार रहे। उनका मामला ठीक हो गया, अब वो बराबरी पे आ गया। उसी तरह से यूएसए ने जो सैंक्शन लगाया, उसका कुछ भी कहिए, फायदा तो कुछ तो हुआ ही। मतलब ठीक है, 8 साल पहले, वो अभी अगर नहीं सैंक्शन लगता तो अगले 8 साल भी नहीं लगाते। तो कहीं से डांट पड़ी या वो हुआ तो कम से कम कुछ तो किया इन्होंने। मैं इस नजर से भी एक बार देख के, और ओवरऑल आपकी टिप्पणी विवेक भाई। महाराज जी, जहाँ तक जीएसटी के सुधार का सवाल है, ये बहुत दिनों से जिसको लॉन्ग अवेटेड कहते हैं वो था। और इसके बारे में इतने, मतलब जब से जीएसटी लगा है, ये 4 अलग अलग स्लैब्स जीएसटी के जब से वो लगाया गया तब से है। और उसके ऊपर बहुत कठोर टीका भी बहुत दिनों से हो रही थी। और ये कहा गया था कि अगर ये वन टाइम और वन वन नेशन वन टैक्स है, तो फिर ये 4 अलग अलग इसकी परतें क्यों, इसकी 4 अलग अलग स्लैब्स क्यों? ये तो वही, मतलब आपने उसको उतना ही कॉम्प्लिकेटेड रखा है। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते थे तो वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, लेकिन आपने तो उसको 4 अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड कर दिया। तो उस समय मैं ये समझता हूँ कि भारत जैसे देश में जहां पर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर अलग अलग चीजों को अलग अलग मापदंडों के साथ देखना जरूरी है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता कि उसमें स्लैब्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर खाने का तेल हो और एक लग्जरी कार हो, दोनों के ऊपर एक ही जैसा टैक्स लगे, तो उसमें तो फायदा जो पैसे वाला है, जो वो सबसे महंगी कार खरीद सकता है उसका है। और जो खाने का तेल खरीदने वाला है, उसके बराबरी में उसी को उसको फायदा है, प्रोपोर्शनेटली फायदा एक जैसा हो जाए। तो वो मुझे लगता है कि उसमें वो एक फर्क तो चाहिए। अलग अलग चीजों को अलग अलग रेट से हम खरीदे, अलग अलग रेट से उनको टैक्स लगाए, ये वैसे देखा जाए तो हमारे देश के हिसाब से बहुत वाजिब बात है। लेकिन उसकी 4 अलग अलग परतें हो, 4 अलग अलग स्लैब्स हो, ये तो उस समय भी जस्टिफाइड नहीं था। और जो आर्थिक विशेषज्ञ है उन्होंने उस समय भी कहा था कि फिर ये तो जीएसटी कहाँ से हुआ? उस पहले कुछ 18-19 टैक्स अलग अलग थे, उसके आपने समझ लीजिए कि उसके आपने 4 कर दिए। लेकिन वो तो वन वन नेशन वन टैक्स तो हुआ ही नहीं। तो उसका जो जीएसटी का मूल उद्देश्य था, उसका जो एक मूल कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को ही बगल दी गई थी। उस कंसेप्ट को स्टेप असाइड किया गया था, उसको 4 स्लैब्स में डिवाइड करके वो जीएसटी लाया गया था। और उससे बहुत मामला पेचीदा बन गया था। पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह जो है, वो बहुत परेशान थे उस बात से, और उनको ये सारे कैलकुलेशंस में आपने उलझा दिया।
अब आपने 4 की स्लैब 2 कर दी, ये अच्छा हुआ और ये बाय कॉन्सेंसस हुआ है। जिस तरह की खबरें आई है और किसी भी राज्य ने अभी तक उस पर कोई विरोध जताया है बहुत स्ट्रॉन्ग कि ये बिल्कुल हम नहीं करेंगे वगैरह ऐसा। कहीं से कुछ उसके ऊपर नेगेटिव कोई रिएक्शन किसी भी राज्य से अपोजिशन स्टेट से भी नहीं आया है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसका फिस्कल इम्प्लीकेशन लगभग 48,000 करोड़ का है, लेकिन जब ये रोल आउट हो जाएगा तो ये जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे बढ़ेगी तो वो मेकअप हो जाएगा, ये भी कहा है। ये देखने वाली बात है कि एक्चुअली ये जिस तरह से सरकार कह रही है वो होता है या नहीं है। लेकिन उसको 4 स्लैब से 2 स्लैब में किया, ये अच्छा किया। और स्वामी जी ने कहा कि जो मार्केट है उसमें ना उछाल है, ना गिरावट है। तो मार्केट ने बहुत अ, उसको कोल्ड शोल्डर कर दिया एक तरह से, ऐसा सीन है। तो वो क्यों है ये मुझे पता नहीं, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो करने की डिमांड थी, जो करने की बात विशेषज्ञ कह रहे थे कि ये होना चाहिए, वो आखिरकार हुआ। उसके पीछे का बैकग्राउंड हमको पता है क्योंकि ये तो होना तो पहले ही था। आप अभी क्यों कर रहे हैं? आप अभी इसलिए कर रहे हैं कि देश की आर्थिक नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वजह से और पर्टिकुलरली अमेरिकी जो सैंक्शंस है, मतलब सैंक्शंस नहीं कहेंगे उसको, टैरिफ है, उसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति संकट में आ गई है। इसलिए आपने देश के अंतर्गत जो आर्थिक सुधार बहुत अरसे से पेंडिंग था, वो आपने थोड़ा-सा अभी हैसन अप कर दिया है, इतना ही। मैं वहाँ तक कि सरकार को इसके लिए मार्क्स दूँगा। लेकिन बेईमानी इसमें है कि आपने इसको रोल आउट तब किया है, जब आप मुश्किल में आए। लेकिन जब इनके 4 स्लैब्स की वजह से और इसमें इसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर की वजह से आम जनता तो नहीं, लेकिन जो एसएमईज़ हैं, व्यापारी है, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सारे तरह के लोग इससे परेशान थे। तब आपने इसमें कोई सुधार नहीं लाया। आपने सुधार तब लाया जब आप मतलब आपकी सरकार, आपकी साख, आपकी पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी जो है वो एट स्टेक आ गई अमेरिका के टैरिफ सैंक्शंस की वजह से। तब जाकर आपने ये किया है। ये मुझे लगता है इसमें वर्थ पॉइंटिंग आउट एक एक क्रिटिक हो सकता है इसका। जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, विदेश नीति तो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी खुद डिसाइड करते हैं। अ, जो हमारे विदेश मंत्री है, वो नाम के विदेश मंत्री है। वो तो मोदी जी जो कहते हैं, उसको सिर्फ वो जस्टिफाई करते हैं। मोदी जी विदेश नीति में जो भी उनका ख़्याल है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको फिर रैशनलाइज़ करने का और उसको जस्टिफाई करने का काम वो करते हैं। हो सकता है जी। कि कुछ सलाह उनकी भी आती हो और वो मोदी जी उनकी सलाह मानते भी हो। लेकिन जिस तरह के व्यक्ति मोदी जी है, हमको पता है कि हर मामले में उनका अपना ओपिनियन है और वो ओपिनियन जो है वो बेसिक बेंचमार्क होता है। और बाकी लोग जो है उसमें अपना-अपना मत ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क को वो बदल बदल नहीं सकते। अगर मोदी जी चाहते हैं कि हम अमेरिका से दोस्ती करें और अमेरिका में जाके ट्रम्प को पॉलिटिकल कैनवासिंग करे, इलेक्शन उनका कैनवासिंग करे, तो अगर विदेश मंत्री उनसे ये कहे कि ये तो ठीक नहीं है क्योंकि किसी भी देश का प्रधानमंत्री या किसी भी देश का प्रमुख जाकर दूसरे देश में किसी अपोजिशन कैंडिडेट के लिए इलेक्शन कैंपेन नहीं करता है, कभी किसी ने नहीं किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गलत है। इससे देश का नाम खराब होगा, आपका नाम खराब होगा। मान लीजिए कि अगर ट्रम्प भारत में आके राहुल गांधी अब की बार राहुल गांधी सरकार कहे, तो क्या मोदी जी पसंद करेंगे? तो बिल्कुल उसी तरह से विदेश मंत्री ने उनको उस समय भी बताना चाहिए था। हो सकता है बताया भी हो, लेकिन मोदी जी किसी की सुनते थोड़ी है। उन्होंने फिर एक बार ट्रम्प सरकार का नारा लगाया वहाँ पर, जो अनप्रेसिडेंटेड दुनिया के इतिहास में किसी भी देश के प्रमुख ने कभी भी किया नहीं, ऐसा काम मोदी जी ने जाकर किया और उसका फल वो भुगत भी रहे हैं। तो वो नहीं भुगत रहे, मतलब उनके वजह से देश भुगत रहा है।
जो गलतियां उन्होंने की है उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो सारी बात, अब अगर ये जीएसटी की वजह से अगर 48,000 करोड़ का देश को, मतलब सरकार को रेवेन्यू कम हो गया है, रेवेन्यू डेफिसिट आएगा, तो उसका खामियाजा तो देश को ही भुगतना पड़ेगा। तो जो आप हमेशा ये करते हैं, हमेशा एक गलती करते हैं, फिर बाद में उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। पहले से ही कोई अच्छा काम किया हो, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे आर्थिक नीति के मामले में, तो कई बार इन्होंने सबसे पहले तो प्लानिंग कमीशन को ही खत्म कर दिया और नीति आयोग लाया। उससे क्या फ़र्क पड़ा है? उससे देश को क्या फ़ायदा हुआ है? उसका एक एम्पिरिकल स्टडी होना चाहिए कि नीति आयोग आने के बाद प्लानिंग कमीशन जब था, उस समय जो देश को प्लानिंग कमीशन के वजह से जो कुछ भी देश को एडवांटेज था, डिसएडवांटेज था, जो भी था, उसका कॉस्ट बेनिफिट उस समय का, अब नीति आयोग आने के बाद उसका कॉस्ट बेनिफिट, उसका स्टडी होना चाहिए, कंपैरिजन होनी चाहिए। मैंने अभी तक तो ऐसी कोई कंपैरेटिव स्टडी ना मीडिया में पढ़ी है, ना किसी एक्सपर्ट ने की है कि जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था तो देश की आर्थिक नीति को किस तरह का फायदा हो रहा था, फिर किस तरह का नुकसान हो रहा था, और नीति आयोग आने के बाद क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र को भी क्या फायदा हुआ। चलो ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में क्या फायदा है नीति आयोग का। तो जी ये सारी बातों का इवैल्यूएशन हमारे यहाँ होता नहीं है, इसलिए है जो करते हैं वो माइनॉरिटी में है और उनकी बात को कोई सुनता नहीं है, एम्प्लीफाई वो बात होती नहीं है। लेकिन सारी आर्थिक नीतियां नरेंद्र मोदी सरकार की जो है, उनसे देश का बहुत फायदा हुआ है, देश का रेवेन्यू बढ़ा है। अब ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन, ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, वो तो होगा। लेकिन आप देखिए अपने पर कैपिटा इनकम में कितना इजाफा हुआ है। और आपका जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में शेयर है वो केवल 3% है, चाइना का 35% है। तो ये जी आपका आपका जो इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन है पिछले 11-12 साल में देश की इकोनॉमी, आज अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते तो अमेरिका हमको आज लाल आंख न दिखाता। जी 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 द जी मैं बेसिक चीज जी ये है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, जी कि आपने जी इस देश को कितना ताकतवर बनाया है, जिसके चलते हम अमेरिका का ये जो अत्याचार है, तो अत्याचार ही है, इसको झेल सके। आज अगर जी उस स्थिति में हम होते जी तो हम उसको मैं झेलने में सक्षम रहते, लेकिन जी आज हम जी अ, अक्षम है। उसका पूरा जिम्मा जो है मोदी जी के कंधे पर है। वो मैं विदेश मंत्री को भी दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो सिर्फ हिज मास्टर्स वॉइस जैसा काम करते हैं। तो ये सारा जो मामला जी है, सारी नीतियां, देश नीति हो, आर्थिक नीति हो, राजनीतिक नीति हो, एजुकेशन पॉलिसी हो, सारे फ्रंट्स पर आपने जो डिसरप्शन किया है, उस डिसरप्शन के चलते आप अभी कुछ कितने भी सुधार कर ले, उसका कोई फायदा नहीं होगा, और होगा भी तो उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा। उसके बाद ही उसका कुछ फायदा होता है या नहीं है, आपको दिखेगा। जी